Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. लाइव शो मैरी टॉक में मैं आपकी होस्ट उदू शिल्पा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। हर सप्ताह हम एक खास विषय लेकर आते हैं जो आपके हेल्थ से जुड़ा होता है, जिसमें आपकी हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के बारे में बात की जाती है, आपकी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की जानकारी के बारे में बात की जाती है, आपकी उन लापरवाहियों के बारे में बात की जाती है जो आप करते हैं, या फिर उन समस्याओं के बारे में बात की जाती है जो आप फेस करते हैं। और हर बार हर विषय के साथ एक नए विशेषज्ञ होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा परख होती है, बहुत अच्छी पकड़ होती है उस विषय के ऊपर। और आज एक बार फिर एक खास विशेषज्ञ हमारे साथ है, एक खास विषय के साथ। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम थोड़ा डर से जाते हैं। पहले के टाइम से चले आ रहे इस टाइम तक हम जब भी सुनते हैं कि किसी को अस्थमा हो रखा है तो हम उसका अंदाज़ा बहुत हाई लेवल पर लगाने लग जाते हैं। लेकिन ये हाई लेवल आता कैसे है, ये समस्या बढ़ती कैसे है, क्या है ये समस्या, इसका प्रारूप क्या है, इसका आधार क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इन सब की अनुभवता कहीं ना कहीं इनका आधा ज्ञान हमारे लिए इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आए हैं जो अस्थमा जैसी बीमारी को छोटे तौर पर ही कैसे खत्म किया जा सकता है या आपकी लापरवाही उसे बड़े स्तर पर कैसे पहुंचाती है, उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडियो में वार्मली वेलकम करते हैं डॉक्टर अंकित राठी MD। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं जैसे प्यारे दर्शकों को बता रही थी, अस्थमा को लेके हमारा जो ज्ञान है, हमारा नॉलेज है बहुत कम है सर, और उस वजह से काफ़ी बार हम बहुत बड़ी समस्याओं से घिर जाते हैं। हमारी फैमिली में हमारे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग इन समस्याओं से घिर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने अस्थमा में इतनी डिग्री, इतनी एक्सपर्टीज़ हासिल की है, तो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है? मैंने MBBS के बाद में MD किया, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, चेस्ट फिजिशियन। और उसके बाद में मैंने यूरोपियन डिप्लोमा इन अडल्ट रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक डिग्री होती है जो कि मिलान इटली से पास की, जो मेरे को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट डिग्री देता है जी। और चेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अस्थमा है जी, क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है इसीलिए, और इसके बहुत सारे प्रारूप हैं, और इसमें जब जितना रिसर्च हो रहा है तो हमको नए नए तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबिलिटी मिल रही है इंडिया में इस बीमारी को और अच्छे से टैकल करने के लिए। तो इसीलिए मैंने इस पे बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया और मैं इसमें स्पेशलाइज करता हूँ। अच्छा, अब अस्थमा की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले एक साधारण सा सवाल पूछना चाहूँगी, क्या अस्थमा कैटेगरी में डिवाइड है, बच्चों के लिए अलग, बड़े बुजुर्गों के लिए अलग, क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अस्थमा एक्चुअली होता क्या है जी। तो अस्थमा मतलब क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब हो गया क्रोनिक मतलब कोई लंबी बीमारी, और एयरवे मतलब सांस की नलिकाएं जो होती है उनको हम एयरवेज बोलते हैं, और इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। तो किसी भी कारणवश, चाहे वो एलर्जिक हो, नॉन एलर्जिक हो, कोई भी इरिटेंट्स हो, पोल्यूशन हो, कोई भी चीज़ जो ऐसी ट्रिगरिंग फैक्टर है जो बॉडी में जाए और सांस की नलिकाओं में सूजन पैदा करे, स्वेलिंग पैदा करे, उनमें सुकड़न पैदा करे और सांस के रास्ते को, हवा के अंदर बाहर जाने वाले रास्ते को अवरोध करे, इंटरप्ट करे, उसको हम अस्थमा बोलते हैं जी। तो ये एक लंबी बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो अब आगे हम जानेंगे कैसे करते हैं। अच्छा, अस्थमा होना, चलिए ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चों में या बड़ों में बात की जाए, और आप कह रहे हैं कि सूजन आना एक सिम्टम है, तो अगर बच्चों में बात की जाए तो अगर ये जो श्वास नली में सूजन है ये किस कारण आ सकती है, और बड़ों में किस कारण आ सकती है? जनरली अस्थमा को फिर हम डिवाइड करते हैं अर्ली चाइल्डहुड ऑनसेट अस्थमा, जिसमें जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि किसी न किसी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी न किसी को इस तरह की बीमारी हो रही होती है या पहले हुई होती है, और उनके अंदर वो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और जो बच्चे हैं वो पहले से प्री डिस्पोज्ड होते हैं इस बीमारी के लिए। ज़रूरी नहीं है उनको वो बीमारी पैदा होते ही हो, पर वो प्री डिस्पोज्ड हैं इस बीमारी के लिए, और उसके बाद में जब उनको कोई ट्रिगर मिलता है जो उनके बॉडी के अंदर इस एलर्जी को बढ़ा देता है तो उनको अस्थमा के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो जो हमेशा चाइल्डहुड अस्थमा होता है वो मोस्ट कॉमनली प्री डिस्पोज्ड होता है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है। एक होता है अडल्ट ऑनसेट अस्थमा, जो बचपन में कभी कुछ नहीं था,
कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी और 35-40 की उम्र में आके सीधा अस्थमा डेवलप होता है, वो अडल्ट ऑनसेट अस्थमा है। दोनों की फिजियोलॉजी अलग है, पैथोफिजियोलॉजी अलग है और दोनों के ट्रीटमेंट्स में भी थोड़ा फ़र्क है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है, जैसे आप कह रहे 35-40 साल की उम्र में भी होती है अस्थमा के सिम्टम, जैसे मैंने देखे खांसी होना या जुकाम होना, सांस में प्रॉब्लम होना, तो ये कैसे पता चलेगा कि आप अस्थमा के शिकार हो गए? एक तो सीजनल मौसम में भी सर्दी जुकाम होता है। हाँ, नहीं, उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक पेरिनियल अस्थमा, एक सीजनल अस्थमा। मतलब हम ये डिफरेंट अस्थमा के क्लासिफिकेशंस बता रहे हैं जी। पेरिनियल अस्थमा मतलब हो गया जो 12 महीने चलता है ना, जो हमेशा आपको शिकायत रहती है, सिम्टम्स रहते ही रहते हैं। और सीजनल हो गया, जनरली इंडिया में बात की जाए तो होली दिवाली, ये जो 2 त्यौहार है ये ऐसे इस वक्त पे आते हैं जिस वक्त हमेशा सीजन चेंज हो रही होती है, तो वो सीजनल अस्थमा हो गया। जो पेरिनियल अस्थमा है उसके कॉजेज जनरली इंडोर एलर्जेंस होते हैं जो घर के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस डस्ट माइट्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो आपको पेरिनियल अस्थमा देती है। और जो सीजनल अस्थमा है वो बाहर के वातावरण से गवर्न होती है, क्योंकि बाहर का वातावरण चेंज हो रहा है, तब हमको एलर्जिक ट्रिगर मिल रहा है और एलर्जी पैदा हो रही है। उसमें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पोलन्स। जब वनस्पति चेंज होती है, पोलिनेशन होता है, तो वो सीजनल अस्थमा होता है जी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि घर में जानवर पालना, कुत्ता पालना, ये भी कहीं ना कहीं अस्थमा को बढ़ाता है। ये एक इंडोर एयर पोल्यूशन या इंडोर एलर्जिक ट्रिगर है और इससे भी अस्थमा हो सकता है, पेरिनियल अस्थमा हो सकता है, क्योंकि कुत्ता आपके साथ घर में 24 घंटे रहता है, 12 महीने रहता है, तो ये हो सकता है कि ये भी एक अस्थमा का कारण बन सकता है जी। अच्छा, डायग्नोस करने का क्या तरीका है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि अस्थमा के शिकार हो गए? अस्थमा के लिए सबसे पहले एक पर्टिनेंट हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री के लिए हमारे पास पेशेंट जब आएगा तो सबसे पहले लेके आएगा खांसी, जो कि ठीक नहीं हो रही है, बार बार निरंतर जाती है फिर वापस आ जाती है, खांसी जुकाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। और पहले जब खांसी शुरुआत होती है तो रात में ज़्यादा होती है कि रात में नींद में उठना पड़ता है बहुत बार खांसी करके, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे खांसी के साथ में सांस की नली में ऐसे सूं सूं सीटी जैसी आवाज़ शुरू हो जाती है, जिसको हम विजिंग बोलते हैं। मोस्टली जब सांस छोड़ते हैं तो सांस की नली सिकुड़ती ज़्यादा है, तब उस समय एक्सपिरेटरी व्हीज होता है। उसके अलावा फिर धीरे धीरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब जब चल रहे हैं तो सांस फूल रहा है। सबसे पहले हम जब 2 माले ऊपर सीढ़ियाँ चढ़े तो हमारा एकदम से सांस फूलने लग गया, और उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़े से एक्सर्शन पे भी सांस फूलने लग गया। उसके बाद छाती में जकड़न जैसा हमेशा महसूस होता है कि जैसे छाती पे एक भार है, हम खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमको अस्थमा की हिस्ट्री की तरफ अग्रसर करते हैं। उसके बाद में जब हम पेशेंट से और हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि अस्थमा के डायग्नोसिस में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हिस्ट्री ही पेशेंट के बारे में बता देती है कि क्या ये अस्थमा से सफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब हमको इस तरह की अच्छी हिस्ट्री मिल जाती है जिससे पता चलता है कि ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम टेस्ट करके देखते हैं। जो टेस्ट मोस्ट कॉमनली अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं, उनका फर्स्ट है स्पायरोमेट्री, जो प्रो ब्रोंकोडायलेटर दवाई देके और दवाई बिना दिए 2 बार करते हैं, और उसमें हमको पता चल सकता है कि सांस की नली में सूजन है कि नहीं। सेकंड चीज़ है फेनो, जो कि एडवांस टेस्ट है, जो हमको सांस की नली में कितने हद तक क्या सिवियरिटी है उस सूजन की उसके बारे में बताता है। उससे एडवांस टेस्ट है FOT, जिसको हम फोर्स्ड ऑसिलोमेट्री टेस्ट कहते हैं, जो कि सांस की छोटी छोटी नलियाँ हैं उनके अंदर भी अगर सूजन हो गई है तो वो और ज़्यादा सिवियरिटी बताता है अस्थमा का, उससे पता चल सकता है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो हमको अस्थमा की सिवियरिटी के बारे में बताते हैं। अच्छा, अस्थमा का अटैक, ये भी सुना है कि अस्थमा का अटैक पड़ा उसे, तो ये क्या सिचुएशन है और क्या सिम्टम्स आते हैं सर? अस्थमा का अटैक मतलब हो गया कि जैसे अपन हार्ट अटैक मानते हैं, हाँ जी, तो हार्ट अटैक तो आज हुआ, पर हार्ट की बीमारी पहले से चली आ रही थी, जिसको नज़रअंदाज किया गया। उसी तरह से अस्थमा का अटैक का मतलब है कि अस्थमा की बीमारी आपके अंदर है, आपने उसका ध्यान नहीं रखा, धीरे धीरे वो इतनी बढ़ गई कि आपको सांस में बहुत ज़्यादा अवरोध पैदा करने लग गई, उसको अस्थमा का अटैक बोलते हैं। जनरली अंडरलाइंग अस्थमा चल रहा है, आप बराबर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होता है, कभी कोई ट्रिगरिंग फैक्टर मिला आपको तो उसने आपके अस्थमा को एकदम से बढ़ा दिया और आपको अस्थमा का अटैक पड़ गया। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अस्थमा को हमेशा कंट्रोल रखिए तो अस्थमा का अटैक नहीं होगा। अस्थमा का अटैक लाइफ थ्रेटनिंग अटैक होता है ना, तो उसमें जाने भी जाती है। हिंदुस्तान की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 लाख, ग्लोबली तो 3 से 6 लाख लोग अस्थमा के कारण हर वर्ष अपनी जान गंवा देते हैं अस्थमा अटैक के कारण। तो इसीलिए अस्थमा अटैक से बचने के लिए आपको बराबर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो ये जो अस्थमा अटैक है ये बड़ों को आता है, ये रेशियो ज़्यादा है या बच्चों को, मतलब
नहीं, ये कोई भी अगर अनकंट्रोल्ड अस्थमेटिक होगा तो उसके अंदर अस्थमा का अटैक आ सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। एक्चुअली देखा जाए तो छोटे जो बच्चे हैं उनका एयरवे कैलिबर और छोटा होता है, डायमीटर एयरवे डायमीटर और छोटा होता है, तो उनके अंदर अगर इस तरह का अटैक पड़ता है तो सीवियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सांस की नली की जब पहले से ही डायमीटर कम है और उसमें और ज़्यादा सूजन आ गई तो सांस की नली ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। बीमारी है, बीमारी के बारे में हमने जाना, सिम्टम्स के बारे में हमने जाना, ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एलर्जिक ट्रिगर्स होते हैं, मैकेनिकल ट्रिगर्स होते हैं। एलर्जिक ट्रिगर्स की बात करूं तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं इंडोर एलर्जेंस और आउटडोर एलर्जेंस। जिन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है। हाँ, जो अब तो बहुत बार पेशेंट्स यही बोलते हैं कि हमको पता नहीं चल रहा है किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। हाँ जी। तो अगर हम इस चीज़ को अगर हम क्लासीफाई कर सकें तो आदमी पहचान सकता है कि मेरे को इस जगह पे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ से नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लोगों को परफ्यूम से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो परफ्यूम जो आएगा वो मैकेनिकल है, वो एक इरिटेंट है, मैकेनिकल ट्रिगरिंग फैक्टर है। उसके अंदर वो जो परफ्यूम, ओडर, फ्यूम्स, आप कोई भी चीज़ की बात बोलेंगे, पेट्रोल, हाँ कोई भी चीज़ की बात बोलेंगे, धुआं, तो वो जाएगा और वो एक मैकेनिकली आपके एयरवेज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम करेगा, सूजन पैदा करेगा और उसके कारण सूजन के कारण एयरवेज में सुगड़न आएगी और आपको अस्थमा का अटैक पड़ेगा। और दूसरे एलर्जिक फैक्टर्स हैं, जो एलर्जिक फैक्टर्स हो गए तो वो आईजी मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन पैदा करते हैं और उसके कारण अस्थमा का अटैक पड़ता है। अस्थमा का जब अटैक होता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या सांस लेने में प्रॉब्लम, उसके अलावा भी कुछ सीने में दर्द या कुछ? सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, और हर सांस के साथ आपको एक सीटी जैसी आवाज़ मिलेगी जिसको हम वीजिंग कहते हैं। और बहुत बार अगर बहुत ज़्यादा अगर स्वेलिंग आ गई तो स्ट्राइडर भी मिलता है, जो कि हमको बताता है, वो साइन हमको बताता है कि बस पेशेंट सांस अंदर बिल्कुल भी नहीं खींच पा रहा है, बहुत डायर हार्ट इमरजेंसी है। तो मेनली सिम्टम्स ये आएंगे कि पेशेंट अपनी बात बोल भी नहीं पाएगा, अगर उसको हमको एक चीज़ बोलनी भी है तो भी उसको एक सेंटेंस बोलने में भी बीच में सांस लेना पड़ेगा। जैसे हम अभी कंटिन्यूसली बोल सकते हैं पर वो भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा भी चल फिर नहीं पाएगा, सीधा लेट नहीं पाएगा, ये प्रॉब्लम्स। अच्छा, जो पंप्स यूज़ होते हैं जिनको भी अस्थमा होता है, वो पंप्स का क्या डिस्क्रिप्शन है आपको, वो कब सजेस्ट किए जाते हैं? देखिए, मैं बोलूँगा अस्थमा के लिए इन्हेलर्स है सही। इन्हेलर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है अस्थमा के लिए। अगर आपको एलर्जिक अस्थमा है तो इन्हेलर्स ही हैं जो आपकी अस्थमा को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा के ट्रीटमेंट को अपन 4 स्ट्रेटजी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होगी प्रिवेंशन, जिसके अंदर हम जो भी एलर्जिक ट्रिगर्स हैं जो हमने बताया अभी डिस्क्राइब किए, जो कि एलर्जिक अस्थमा को बढ़ाते हैं या आपके अंदर वो ट्रिगर है जो आपके अंदर अस्थमा को बढ़ा रहा है, आपको पता है, तो उनको अवॉइड करना। प्लस जनरल हेल्थ मेजर्स जैसे वैक्सीनेशन, स्मोकिंग सीजेशन, जैसे स्मोकिंग नहीं करना, इस तरह की चीज़ है जी। सेकेंड चीज़ आ गई प्रिवेंशन के बाद में फार्माकोथेरेपी, दवाइयाँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि इन्हेलर्स, तो बीटा-2 एगोनिस्ट और ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके इन्हेलर्स अवेलेबल हैं। दवाई सीधा के सीधा फेफड़ों में जाती है जहाँ पे परेशानी है और वहाँ जाके सांस की नली को खोलती है, सूजन को कम करती है, धीरे धीरे सूजन को मिटाती है। तो जो दवाई डायरेक्टली जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाके एक्ट कर रही है तो उससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप गोली की बात करेंगे तो उसकी डोज मिलीग्राम में होती है, वो पेट में जाके पूरा घूम के ब्लड के थ्रू फेफड़ों में आएगी। और हम जब इन्हेलर की बात कर रहे हैं तो उसकी डोज माइक्रोग्राम में होती है। मतलब हम जब बीमारी को अच्छे से टैकल कर सकते हैं तो वो तो एक्चुअली देखा जाए तो अच्छी बात है जी। थर्ड चीज़ हो गई इम्यूनोथेरेपी, जिसको हम एलर्जी की वैक्सीनेशन बोलते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले आपकी अच्छी हिस्ट्री लेके आपके ट्रिगर्स को पहचानें, उसके बाद आपकी एलर्जी की टेस्टिंग करें। एलर्जी टेस्टिंग 3-4 प्रकार से हो सकती है। स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं हम, उसके अलावा एलाइजा बेस्ड टेस्ट करते हैं, उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट आया है वो CRD टेस्ट है जो हमको क्रॉस रिएक्शंस के बारे में भी बता सकता है। तो हम उससे कंफर्म करते हैं कि आपके अंदर एलर्जिक ट्रिगर कौन सा है, कौन सी चीज़ आपके अंदर एलर्जी पैदा कर रही है, और उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन से उतना ही इम्प्रेसिव होता है कि वैक्सीनेशन में हम जैसे अपन ने सबने कोरोना का वैक्सीन लगाया तो हमने एक्चुअली कोई दवाई तो नहीं ली, हमने मरे हुए कोरोना वायरस के कुछ कण ही अपने बॉडी में डाले इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसी तरह से वैक्सीनेशन, जब एलर्जी के लिए वैक्सीनेशन होगा तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसी के कण को अलग से मैन्युफैक्चर करके और उसके बाद में आपको वो डेली दिया जाएगा।
सबलिंगुअल मिलता है या स्किट की फॉर्म में मिलता है और बॉडी में टॉलरेंस डेवलप करने की कोशिश करती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं जिससे वो एलर्जन जब आपको बाहर से मिले तो आपकी बॉडी ट्रिगर ना हो। ट्रिगर नहीं होगी तो आपके अंदर एलर्जी का जो पूरा पाथवे है वो नहीं चलेगा, कोई केमिकल्स नहीं निकलेंगे बॉडी में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एलर्जी का अटैक नहीं पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे उस एलर्जी से मुक्त हो जाएंगे। एलर्जी वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जिससे हम एलर्जी का क्योर ढूंढ सकते हैं। क्योर है ना, अभी हम सब चीज़ें कंट्रोल पे बात कर रहे थे, अभी हम क्योर की बात कर रहे हैं। तो अगर बीमारी से क्योर है तो एलर्जी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज़ हो गई जो है बायोलॉजिकल्स, ये इंजेक्शंस हैं जो आज से 2-3 साल पहले इंडिया में मिलने अब शुरू हो गए हैं, अब आसानी से मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे बायोलॉजिकल इंजेक्शंस पे भी हैं। ये काम आते हैं सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट्स में, जिनके अंदर हमने ये पहली 3 स्ट्रेटजीज अपनाई हैं, उसके बावजूद भी उनको बार बार अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, जिनका अस्थमा बहुत तेज है, तो फिर हम उनके अंदर ये बायोलॉजिकल इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि इसके प्रकोप को और आसानी से कम कर सकें। जी अच्छा, मैं एक सवाल और यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी। हम अस्थमा की बात कर रहे हैं और आपने बीच में स्मोक और ड्रिंक की भी बात की, और आजकल का यूथ तो बिना स्मोक लाइफ ही नहीं है उनकी। तो और ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमें तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि जिसका रिजल्ट उन्हें लेट मिलता है, इनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैटर्स बिगड़ जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 10% ऑफ स्मोकर्स को लंग कैंसर होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि आप 10% में आओगे कि 90% में आओगे। और जब भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो बॉडी, आपको भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी दी है कि वो हर चीज़ टॉलरेट कर लेती है। अपनी जो भी बुरी आदतें हैं उन सबको दरकिनार करके तो भी अपन को चलने देती है शरीर को, है ना। तो ये ऐसी मशीन है। तो इसीलिए जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं, जब आप यूथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है, तो वो टॉलरेट कर लेता है। धीरे धीरे जैसे उम्र के साथ कैपेसिटी कम होती है और जो स्मोक की मार उसके ऊपर पड़ती है, हैबिट हो जाती है, तो वो हैबिट हो जाती है। तो और सिर्फ स्मोक इन फॉर्म ऑफ सिगरेट्स नहीं, आजकल तो हुक्का और ये सब भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण से फिर धीरे धीरे जब आपको ये डेवलप होती है बीमारी, तब आपको परेशानी होती है। अच्छा, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या फिर जिनको डायग्नोज होता है, उनकी डाइट में क्या शेड्यूल्स होते हैं? अस्थमा के लिए देखिए एक कॉमन नॉर्म है कि हमको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे हमारा अस्थमा ट्रिगर हो। जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो भी पैक्ड फूड्स मार्केट में मिलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, उन सब से देखा गया है उनमें साइलेट्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑयल, वसा वाला खाना, और उसके अलावा जैसे चिकना खाना, बहुत ज़्यादा ये आपके ऑयली स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमेशा जो हम चीज़ कहते हैं हेल्दी डाइट में ये चीज़ें नहीं आती है, तो ये किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाती है। तो यस 100%। आप जितना फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड खाएंगे, उतने एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स आपको मिलेंगे, उतना आपकी हेल्थ वैसे भी इम्प्रूव होगी, हम सब लोग जानते हैं। और जितना प्रिजर्व्ड फूड और ये सब चीज़ें खाएंगे तो उतना आपको परेशानी करेगा और वो आपके अस्थमा को ट्रिगर भी करेगा। अपनी लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? देखिए, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो है पहले रोज़ एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, है ना। जनरली योगा आजकल सब लोग करते हैं, तो जो भी ब्रीदिंग प्राणायाम है वो सारे करें तो हम अपने लंग्स को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा रेगुलर फिटनेस, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप फिट रहेंगे, फिट बॉडी है तो फिट बॉडी के अंदर फिट लंग्स भी आते हैं। तो अगर बॉडी फिट रहेगी तो हेल्थ वाइज आप हमेशा अच्छे रहेंगे। और बैड हैबिट्स को अवॉइड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पता है आपको कि आपको आगे जाके परेशानी में डाले। जी अच्छा, आपको कितने साल हो गए मेडिकल फील्ड में? मेरे को ऑलमोस्ट अब 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 साल। तो सर 15 साल में ऐसा कोई केस है जो आपको याद हो, जिसने आपको कुछ सिखाया हो, या वो कहानी बताकर आप दर्शकों को कुछ सिखा सकते हैं? इस बीमारी से रिलेटेड तो नहीं है, पर स्टिल जैसे मेरे को जो केस याद आ रहा है, तो वो एक केस है कि पेशेंट आया था बहुत ज़्यादा खून की उल्टी करता हुआ, है ना। तो कफ में बहुत ज़्यादा खून आ रहा था और इतना खून आ रहा था कि पेशेंट लेट भी नहीं पा रहा था। उसके बाद में हमने इवेलुएट किया, 2 दिन तक उसको बहुत मुश्किल से स्टेबलाइज किया। ऐसी हालत हो गई थी कि हम एक तरफ से खून चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से अब ऐसा लगता है जैसे खांसी के साथ सारा खून वापस बाहर निकल रहा है। तो पेशेंट को बचाया कैसे जाए, किसी तरह कुछ टेस्टिंग करी, CT स्कैन किया, तो पता चला कि जो उनकी जो खून की मुख्य नस है, जिसको हम औटा बोलते हैं, वो रप्चर हो गई है और वो TB के कारण रप्चर हुई है, जो कि बहुत ही रेयर है, क्योंकि अगर मुख्य नस आपकी
पूरी जो बॉडी में आपके खून फैला रही है, अगर वो रप्चर हो जाए तो आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है जी। तो अब हमको ये लगा कि फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि ये इतना ब्लड भी कफ आउट कर रहे हैं पर स्टिल इनकी मौत नहीं हुई है, तो भी चले जा रहे हैं। तब पता चला कि टीबी ने ही इनकी जान बचाई और टीबी ही था जिन्होंने इनको ये बीमार किया। टीबी ने तो सबसे पहले जो मुख्य नस है उसकी दीवार को बहुत ही पतला कर दिया जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई जी। फिर टीबी ने ही आसपास में जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं उनके अंदर सूजन की और वो ग्लैंड्स जुड़ के वापस उस दीवार पे चिपक गए और उसने उसको और लीकेज से बचा लिया। और लीकेज होता तो पेशेंट ऑन द स्पॉट मर जाता। तो बीमारी है जिसने आपको कीटाणु है जिसने आपको बीमारी दी और उस कीटाणु ने ही अपने कुछ कारणवश उसकी जान बचा ली जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल, जैसे अभी आपने जो कहानी सुनी टीबी का जिक्र किया, लैक ऑफ नॉलेज ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है अस्थमा टीबी में कोई फ़र्क ही नहीं। सच में हम लोगों को काफ़ी उसमें कोई अंतर समझ नहीं आता है। तो मैं अगर आपसे पूछूँ क्या वो अंतर को आप थोड़ा सा विस्तार में समझा पाएंगे? टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक कीटाणु है जो जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी। इजिप्शियन ममीज में भी ये कीटाणु पाया गया है। अच्छा। उनके अंदर भी ये कीटाणु पाया गया, इतना पुराना है, बहुत सालों पुराना ये कीटाणु है और लाइलाज ही होता था। पहले आपने देखा होगा, पहले जब इनका इलाज को टीबी हो जाता था, उनका इलाज था बिफोर इंडिपेंडेंस कि उनको सैनिटोरियम में भेज दिया जाता था। अच्छा, कोई दवाई अवेलेबल नहीं थी तो अच्छा हवा पानी ऐसी जगह भेज दिया जाता था जहाँ शुद्ध हवा पानी मिले और ऊपर छोड़ दिया जाता था बॉडी के ऊपर कि बॉडी उसको हील कर दे तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। तो टीबी एक कीटाणु के कारण बीमारी है, अस्थमा एक कीटाणु के कारण बीमारी नहीं है। अस्थमा एक एलर्जी है जो कि बॉडी की खुद की इम्यूनिटी बॉडी को उस बीमारी की तरफ अग्रसर करती है जी। अच्छा, दोनों में से सिम्टम तो एक जैसे ही आते हैं या थोड़ा अलग हैं? नहीं, सिम्टम्स एक जैसे नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सिम्टम्स में डिफरेंस है। ट्यूबरकुलोसिस होता है तो ट्यूबरकुलोसिस में फीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। वेट लॉस, आपको भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं भाएगा, वजन कम हो जाएगा, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, नाइट स्वेट्स होंगे, रात में आपको पसीना बहुत ज़्यादा होगा और उसके अलावा बुखार, ओवरऑल आपकी इल हेल्थ हो जाएगी। मतलब आप 1-2 महीने में मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया हूँ, तो वो चीज़ है, वो ट्यूबरकुलोसिस का कारण है। और जो अस्थमा है वो एक इस तरह की बीमारी है कि मैं आज बीमार पड़ा हूँ अस्थमा के कारण, 10 दिन बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया मैं ठीक हो गया तो मैं बीमारी को भूल गया। उसके बाद जब तक मेरे को वापस बीमारी नहीं हुई तब तक मैं खुश हूँ। पर लोग यही गलती करते हैं, बीमारी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, आपके सिम्टम्स कम हो गए तो लोग उसको लापरवाही में ले लेते हैं। और वैसे भी हर घर में एक डॉक्टर तो है ही, आउट ऑफ द काउंटर जाकर मेडिसिन लेना तो जैसे हमारा, मैं अभी तो बोलूँगा हर घर में हर एक जना ही डॉक्टर है ये डॉक्टर के पास जाने से ही लोग डरते हैं। मेरा एक सवाल और आपसे है कि हम बच्चों की बात कर रहे थे, अस्थमा की वजह से बच्चे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको इन चीज़ों को लेके कंसर्न रहता है, तो क्या आपका कोई मैसेज या सुझाव है कि ऐसे बच्चों के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं? पेरेंट्स का क्या सपोर्ट हो सकता है? एक बीमारी आपकी जीवन शैली को बदल नहीं सकती है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा बीमारी को कंट्रोल करना। अगर बीमारी कंट्रोल रहेगी तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जो करना चाहे वो ना कर सके। तो मेरा बच्चों के माँ बाप को, पेरेंट्स को यही सलाह रहेगी कि आप चेस्ट फिजिशियन को दिखाइए, बीमारी को कंट्रोल लेके आइए। आज इस दौर में बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सारा दवाई और सारा आर्मेंटेरियम है, जिसमें हम इंजेक्शन से लेके इनहेलर से लेके हर चीज़ की जा सकती है। बच्चों में एलर्जन इम्यूनोथेरेपी, जो मैंने एलर्जी वैक्सीन के बारे में जिक्र किया, उसका बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। तो हम अभी इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। बड़ों में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों में और आसान है। तो हम उनकी एलर्जी बचपन में ही क्योर कर सकते हैं ताकि उनको आगे लाइफ में इस चीज़ को झेलना ना पड़े। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगा कि जीवन शैली को चेंज मत कीजिए, बीमारी को कंट्रोल कीजिए। जी। अच्छा, अगर पुरुष और महिलाओं में रेशियो देखा जाए तो क्या इसका भी कोई रेशियो है कि महिलाओं में अस्थमा कम देखा जाता है, पुरुषों में ज़्यादा? बिफोर मीनोपॉज से पहले अगर महिलाओं में बात करूँ तो पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। आफ्टर मीनोपॉज ऑलमोस्ट इक्वल है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेडीज़। जी। एयर प्योरीफाई की बात करते हैं, आजकल बहुत जिक्र सुन रहे हैं हम, और घरों में भी अभी फैसिलिटी शुरू हो गई, तो अगर इसके बारे में आप डिटेल से कुछ बताएं। एयर प्योरीफायर्स एक्चुअली बहुत पेशेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि क्या मैं एयर प्योरीफायर लगा लूँ, क्या इसका कोई फ़ायदा है? एयर प्योरीफायर जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि हम क्यों लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम करना। जो
घर के अंदर का वातावरण है उसके अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम करना, उसको कम करने के लिए इंडोर एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं जी। अब इंडोर एयर पोल्यूशन, इंडोर में कौन सा पोल्यूशन होता है? इंडोर में एक होते हैं पार्टिकल्स जो बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं जो 0.1 0.3 माइक्रोन, या फिर जैसे घर में साफ सफाई कर रहे हैं, पर्दे झटक रहे हैं, इनसे जो पार्टिकल्स आते हैं प्लांट्स के जो पार्टिकल्स। हाँ, और सेकंड चीज़ होती है VOCs या जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक फ्यूम्स या गैसेस, जो गैसेस जो जैसे कुछ लाइट्स अभी अपनी चल रही है तो इनसे भी गैसेस निकल रही है। और उसके अलावा VOCs मतलब जो पेंट्स, फर्निशिंग्स, फर्नीचर्स, जो भी चीज़ हो रही है, एक आप नए घर में जाते हैं तो आपको पेंट की एक अलग सी खुशबू आती है, आंखों में जलन भी फील होती है। कुछ लोगों को वो स्मेल अच्छी भी लगती है, पर अच्छी स्मेल जरूरी नहीं है हार्मलेस हो, वो हार्मफुल स्मेल है। वो VOCs है जो कि एक इरिटेंट है और वो आपके अस्थमा और एलर्जी को बहुत बढ़ा देते हैं। तो हम इन दो चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं एयर प्यूरिफायर के द्वारा। और एयर प्यूरिफायर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। लोगों की धारणा है कि जितना महंगा एयर प्यूरिफायर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एयर प्यूरिफायर में दो ही चीज़ें चाहिए, एक HEPA फिल्टर, एक कार्बन फिल्टर। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आपका एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छा काम कर सकता है। HEPA फिल्टर जनरली आपने देखा होगा, जो भी ACs है, स्प्लिट ACs हैं, उनके अंदर जो फिल्टर लगा होता है जो हम निकालते हैं वो HEPA फिल्टर है, जो कि सारे पार्टिकल्स को रोक लेता है। और कार्बन फिल्टर एक होता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो कि ये VOCs और जो गैसेस है इनको रोक लेता है। ये दो चीज़ें हैं, तो आप बस कोई भी एयर प्यूरिफायर ले सकते हैं, पर ये दो चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एयर प्यूरिफायर लगाना बहुत आसान है, पर आपको उसको मेंटेन करना एसेंशियल है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, एसेंशियल। HEPA फिल्टर्स और आप एक्टिवेटेड जो कार्बन फिल्टर्स होंगे, ये धीरे धीरे डस्ट से चोक हो जाएंगे। तो जैसे हम निकालते हैं, साफ़ करते हैं, इस तरह से एयर प्यूरिफायर्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, गांव का और शहर का क्या एक रेशियो, जैसे गांव में तो महिलाएं चूल्हों पे काम करती है या फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं, उनका परसेंटेज आपके पास ज़्यादा ऐसे केस लेकर आते हैं, या फिर शहरी लोगों के केसेस आपके पास ज़्यादा? गाँवों में देखा जाए तो COPD एक बीमारी है, वो ज़्यादा प्रिवलेंट है। COPD में अस्थमा से अलग बीमारी है सांस की ही बीमारी, पर COPD बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग या फिर बायोमास फ्यूल जो भी जला रहे हैं उसके कारण जो होती है वो एज के साथ होती है, अबव 40 ईयर्स होती है, तो वो COPD गांव में ज़्यादा मिलती है और शहरों में अस्थमा ज़्यादा मिलता है। पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि गांव वालों को अस्थमा नहीं होता है, गांव वालों को भी एलर्जीज होती है। जब भी धान कटाई का समय आता है तब उस समय बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो जाती है, तब बहुत पेशेंट्स आते हैं। जब भी इस तरह से जब चेंजिंग सीज़न है, या अभी दिवाली का टाइम है, चेंजिंग सीज़न है, तो इस समय भी बहुत ज़्यादा एलर्जीज ट्रिगर होती है, क्योंकि अभी ट्रिगरिंग एलर्जेंस बहुत ज़्यादा है वातावरण में। तो इस समय भी ऑलमोस्ट होली दिवाली पे हम देखते हैं कि 30% एलर्जी केसेस बढ़ जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि चेंजिंग वेदर के कारण। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो दर्शकों को पता होनी चाहिए अस्थमा के बारे में? पहली चीज़ तो ये है कि एक लंबी बीमारी है। आप बिल्कुल इस माइंडसेट में मत रहिए कि मैं एक बार दवाई ली और मैं ठीक हो गया तो मतलब मैं अब मेरे को अस्थमा नहीं है। नहीं, अस्थमा का डायग्नोसिस हम जब करते हैं तब पता चलता है कि पेशेंट को लंबी हिस्ट्री है, तभी हम अस्थमा बोलते हैं उसको, है ना। तो इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म, है ना, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म अफेयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी बीमारी है, बहुत आसानी से, बहुत कुछ दवाइयों से पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है। आप पहले डॉक्टर हैं जो कह रहे हैं कि ये बीमारी बहुत अच्छी है इसीलिए क्योंकि परेशान नहीं होती है, परेशानी बिल्कुल भी नहीं करती है, बिल्कुल परेशानी अगर ढंग से इसका ढंग से अगर इवेल्युएट किया जाए, ढंग से ट्रीटमेंट लिया जाए, कुछ सावधानियां बरती जाए तो ये बीमारी बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो सकती है। 90% लोगों में जो अस्थमेटिक हैं उनमें बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाती है। 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सीवियर अस्थमा होता है, जिसको हम डिफिकल्ट टू ट्रीट एस्मा बोलते हैं, स्टेरॉइड डिपेंडेंट एस्मा बोलते हैं। तो उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके अंदर हमको एडवांस थेरेपी पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। 90% तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हम सिंपल ट्रीटमेंट से भी उनको बहुत अच्छे से राहत दे सकते हैं, बस कुछ ध्यान रखने को। जी, आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि हमने ये भी देखे कि डॉक्टर के पास जाने से लोग बड़े झिझकते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर तकलीफ है, समय को लेकर, इस चीज़ की दुहाई हमेशा देते हैं। तो मंथली या महीने में या साल में कितनी बार आपका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जो कि लोग नहीं करवाते? हाँ, ईयरली तो पक्का होना चाहिए, पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आप किस एज ग्रुप में आते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके एक्सपोजर्स क्या है, ये सब चीज़ डिसाइड करती है कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली, आप कितने एक्सपोज्ड हैं और आपको कितना फ्रीक्वेंटली एक हेल्थ चेकअप करना चाहिए। पर ईयरली एक बार तो करना ही चाहिए, एक बेसिक रूटीन हेल्थ चेकअप। और
उसमें भी मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को टारगेट करते हुए एक स्पेसिफिक चीज़ें देखी जाए जो हमको पता है कि जैसे डायबिटीज़ है तो हमको पता है कि इस बीमारी में किडनी भी ख़राब हो सकती है, हम हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, तो उसको स्पेसिफिकली टारगेट करके उन ऑर्गन्स को देखा जाए कि उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल है कि नहीं है, तो उतना हेल्थ चेकअप बहुत है। तो अस्थमा से रिलेटेड भी कोई चेकअप होता है या स्पेसिफाइड जो हम करवाते हैं वही चेकअप क्या है? नहीं, इसको हम जैसे हमने बताया स्पायरोमेट्री जो PFT जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं वो हम करते हैं पेशेंट्स में, जो हमको लंग्स की कैपेसिटी बताता है। अच्छा। तो एक्चुअली हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हर किसी की लंग्स की कैपेसिटी एक प्रोपोर्शन में कम होती है जी। तो आपकी भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो रही है या फिर आपकी बीमारी आपकी लंग्स की कैपेसिटी को जल्दी कम कर रहा है। तो हम वो PFT जब ईयरली कर रहे हैं तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि क्या आपकी लंग्स की कैपेसिटी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से घट तो नहीं रही है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो आपको करवाना चाहिए। अच्छा, मौसम बदलते वक्त जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, उस वक्त इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा नोटिस होते हैं, और अब मौसम बदलने वाला है, तो अगर आप मुझे बताएंगे या दर्शकों को बताएंगे कि अभी उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? मौसम बदलते वक्त अगर अस्थमा की बात की जाए तो ये अस्थमेटिक्स के लिए ड्रेडेड मौसम है जी, बिकॉज पूरा वेदर चेंज हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, कोल्ड ड्राई एयर, तो फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एलर्जेंस भी है जो भी चेंज हो रहे हैं वो भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो अस्थमेटिक्स के लिए अगर जो अच्छे से कंट्रोल्ड अस्थमेटिक नहीं है, जो बराबर फॉलोअप पे नहीं रह रहा है, तो उसको ट्रिगर होके उसको अस्थमा का अटैक पड़ने के चांसेस बहुत हाई है। खास करके दिवाली का टाइम है तो दीपावली पे भी पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है अस्थमा ट्रिगर करने के लिए। स्टूडियो में आप आए, आपने इतनी सारी बातें की और अस्थमा को इतना डिटेल में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दीपावली विश करना चाहूँगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर अंकित राठी। आप चेस्ट फिजिशियन थे और एक्सपर्ट थे, MD हैं, बाहर से पढ़ाई की है, 15 साल का एक्सपीरियंस था। उन्होंने बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें बताई जिन पर शायद हम लोग ध्यान नहीं देते, या ये कहें कि लापरवाही बरतते हैं और फिर उस समस्या को बड़े स्तर पर देखते हैं और अपने जीवन को पूरा उथल पुथल कर देते हैं। अस्थमा एक ऐसी ही बीमारी है, सुनने में बड़ी सीधी सरल सुनाई देती है, अगर आप ध्यान देंगे, केयर करेंगे तो भी सीधी सरल, डॉक्टर ने कहा था सुंदर बीमारी है, लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती तो वो बड़ा रूप ले सकती है। आपको क्या ध्यान रखना है, उसे कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, उसके बचाव के उपाय क्या हैं, उन सब के बारे में उन्होंने डिटेल से आपको बताया। हमें उम्मीद है आपको आज शो बहुत पसंद आया होगा। अगले सप्ताह एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484